जो पहले पॉइंट में था उसमें वो कह रहा था कि एनाटॉमी प्रोवाइड्स कराती है नॉलेज। किसकी नॉलेज? स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस ऑर्गन। जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी नॉलेज आपको एनाटॉमी में मिलती है। जैसे किसी ऑर्गन का साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा था आपका, फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन। अब जो आपके ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं या जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो किस टाइप से फंक्शनिंग करते हैं, तो उसके बारे में आपको सेकंड पॉइंट में बताया गया कि फिजियोलॉजी प्रोवाइड द डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द functions of the various organs of the body. We get the knowledge of the capacities and the capabilities of the cardiovascular system is with the help of the physiology. इसने कहा कि फिजियोलॉजी की नॉलेज से, जिन जब आप फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि कैपेसिटी क्या होती है और कैपेबिलिटी क्या होती है। गुड मॉर्निंग सर। दोनों चीज। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो दोनों चीजों के बारे में पता चलता है कि कार्डियोवास्कुलर अपना कैसे काम करता है। आपको ही पता है कि कार्डियो मीन्स होता है आपका हार्ट। तो उसमें वो किस तरह से फंक्शनिंग होती है, क्या उसका प्रॉपर फंक्शन होता है, इसके बारे में पता चलता है। तीसरा पॉइंट आपका हो रहा है कि यूजफुल इन द प्रिवेंशन फॉर द स्पोर्ट्स इंजरी। ये उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि जब आपको एनाटॉमी के थ्रू और फिजियोलॉजी के थ्रू सारी प्रॉपर फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर, लोकेशन, साइज, इन सारी चीजों का पता होता है, तो आपको ये भी पता होता है कि आपके लिए कौन सा गेम, कौन सी एक्सरसाइज आपकी फिजिक के लिए अच्छी है। आज के टाइम पे आप लोग देखते हो कि यू आर इंगेजिंग इन द study of the other subjects, so you have not a time for your एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज। आज के इस बिजी शेड्यूल में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी फिजिक की तरफ ध्यान दें, जो एक बहुत ही खतरे की घंटी है आज के टाइम पे। क्योंकि जो हम लोग, हमारी जो नेचुरल ग्रोथ होती है उस नेचुरल ग्रोथ को हम खो देते हैं, उसको लॉस कर देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम, चाहे आप आधे घंटे का टाइम या एक घंटे का टाइम निकालें, लेकिन उस एक घंटे के टाइम में इंडोर एक्टिविटीज से अच्छा है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज करें। इंडोर एक्टिविटीज में आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है इंडोर एक्टिविटी में या तो वीडियो गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अब कोई एक्सेप्ट करे अदरवाइज ना करे, कि आजकल जो पबजी चला हुआ है या जितने भी मोबाइल गेम्स चले हुए हैं उसमें आप इंगेज हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे नुकसान ये होता है कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और जो लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं उनकी आई साइट बहुत वीक हो जाती है। प्लस उसके साथ साथ जो आपकी फंक्शनिंग होती है, माइंड की जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। आप बहुत ही ज्यादा आक्रामक होने लगते हैं। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें इंडिविजुअल विजुअली दिखाई नहीं देते, डायरेक्टली हम उन चीजों को नहीं देख पाते, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअली वो हमारी हेल्थ को, हमारे माइंड को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव अ टाइम फॉर द आउटडोर एक्टिविटीज, जिससे हम अपनी फिजिक को अच्छा कर सके। अब आउटडोर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर हमारे पास तो, हमारे घर के आसपास तो कोई ग्राउंड ही नहीं होता, हम लोग तो बीच मार्केट में रहते हैं। या कुछ बच्चे कहते हैं सर हम लोग के गली में हम लोग रहते हैं तो अ, आसपास बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये, इस चीज से मैं भी एग्री हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह के एक रश एरिया में रहता हूँ। लेकिन यदि आपके घर में टेरेस है, आपके घर पे छत है, तो ये जरूरी नहीं कि आप कोई भी गेम आउटडोर, का मतलब ये नहीं है कि आप ग्राउंड पर ही जाकर खेलें। आप घर पर भी कुछ आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे आप अपने टेरेस पे निकल गए, छत पर निकल गए, वहां पर जाके आपने स्किपिंग कर ली, हल्की फुल्की छत पे ही जॉगिंग टाइप की कर ली। उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा योगा कर लिया। तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है। यदि आप मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, यदि इन दोनों में से किसी टाइम या दोनों टाइम में 10-10, 15-15 मिनट, 15-15 मिनट्स यदि आप अपनी बॉडी को देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप एक नई पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है वो
काम होता है, शांत होता है, और एजिलिटी, आपके अंदर जो एजिलिटी होती है वो बहुत अच्छी आने लगती है, कंसंट्रेशन पावर आपका इम्प्रूव होने लगता है। अब इसका इंजरीज से क्या मतलब है, देखिए, जब आप इंजरीज में आते हैं तो जब आप किसी चीज को पढ़ते नहीं हैं, जब आपको नहीं मालूम होता कि हमारे लिए कौन सा गेम सुइटेबल है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, जब आप फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। जैसे कुछ लोगों को देखा गया है कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने स्ट्रांग होते नहीं है। जैसे कुछ लोगों को हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम होता है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए रनिंग इवेंट्स या हाई एजिलिटी गेम बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग ऐसे गेम देते हैं जिसमें उनको ज्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े, या ऐसा गेम देते हैं जिसमें उनको ना यूज करनी पड़े। तो वहां पर आप बहुत से ऐसे गेम हैं जिनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत से ऐसे लाइट मोड्स के गेम होते हैं जहां पर आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं। जैसे आप चेस को देख लीजिए, चेस एक ऐसा गेम है जो आपको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि जो बच्चे चेस खेलते हैं या जो चेस के शौकीन होते हैं, आप उनकी कंसंट्रेशन पावर को देखिए, क्योंकि जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, एकाग्र नहीं होते हैं, तब तक आप चेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन गेम की बात हो गई। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग अपने बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब है कि जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की आप कंप्लीट स्टडी करते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स इंजरी से बचते हैं। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी सच एज द स्पाइन स्ट्रेन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जो बहुत ही लंबे समय तक चलती है। जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी आप रनिंग कर रहे होते हो और सडन आपके पैर में मोच आ जाती है, और ये जो मोच होती है इसमें आपके जो मसल्स टिश्यूज होते हैं, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इनको रिकवर होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि बताया जाता है कि जैसे आपका कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई आपकी बोन टूट गई, तो बोन टूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन एक बार टूटी दर्द होता है, सभी को होता है। तो लेकिन जब वो दोबारा रिकवर होती है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। विद इन 21 डेज और 41 डेज आपकी बोन दोबारा जुड़ जाती है और फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रेन और स्ट्रेन होता है, जो मोच होती है, ये आपको ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जिस जगह पे मोच आती है उस जगह के मसल्स टिश्यूज या मसल्स फाइबर्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बुरी तरह से टूट जाते हैं, जिनको रिकवर होने में अच्छा खासा लंबा समय लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि अच्छी खासी मोच आपके पैर में या हाथ में आई होती है, तो उसमें 2 2 मंथ, 3 3 मंथ या 6 6 मंथ तक स्पेंड हो जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जब आपको नॉलेज होती है कि आपको कैसा काम करना है, उसको ही देखते हुए आप वर्क करते हैं, उसको देखते हुए आप इवेंट्स सुनते हैं, उसको देखते हुए आप गेम प्ले करते हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी से बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सर्व इन द प्रोसेस ऑफ द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है जैसे आपको कोई चोट लग गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है या इंजरी हो गई है, तो आपको किस तरह से रिकवर होना है, आप किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं, ये सारी नॉलेज आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मिलती है। वी आर ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इंजरीज इन द फील्ड ऑफ द गेम एंड द स्पोर्ट्स आर नेचुरल। जो इंजरीज होती है इसका एक चोली दामन का साथ होता है स्पोर्ट्स से। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम आपको इंजरीज हो सकती है या होती ही हैं। सो द प्रोसेस ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड द इंजर्ड प्लेयर कैन गेट द रिप्रोडक्ट टू द गिव अ गुड परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स अगेन। तो यदि आप जल्दी ठीक होने के बारे में सोचते हैं तो ये आपका बहुत गलत मिथ है। आपको यदि कोई इंजरी हुई है तो उस इंजरी में आपको अपने आप को एक कंप्लीट रेस्ट देना है, क्योंकि जब आप कंप्लीट रेस्ट देते हैं तो उससे आपकी जो इंजरी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाती है, और उसके बाद आप उस गेम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप रिहैबिलिटेशन पीरियड में अपने आप को जल्दबाजी में रखते हैं या किसी इंजरी के जल्दी ठीक होने के लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं, तो उससे वो इंजरी ठीक तो नहीं होती, लेकिन वो इंजरी बार बार आपको परेशान करती है। जैसे आप क्रिकेट की फील्ड में या टेनिस की फील्ड में देखते हैं कि प्लेयर्स ज्यादातर, जैसे बॉलर्स होते हैं, वो बॉलर्स ज्यादा से ज्यादा कंधे की चोट में और मसल्स की जो इंजरीज होती हैं उनसे बहुत ज्यादा फेस करते हैं, या बहुत ज्यादा उनको ये इंजरीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टाइम होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो स्पोर्ट्स का एक कैरियर होता है वो बहुत खींच के 10 साल से 15 साल या 20 साल तक का होता है। तो इस टाइम पे प्लेयर अपने आप को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर देता है गेम्स में। लेकिन उसके साथ साथ देखते होंगे कि जब एक कंप्लीट प्लेयर या कोई इंटरनेशनल प्लेयर उसमें इन्वॉल्व होता है इंजरी में, तो वो अपने आप को कंप्लीट टाइम देता है। यदि वो कंप्लीट टाइम नहीं देगा तो उसका नतीजा ये होता है कि वो बार बार इंजर्ड होता है और इंजरीज की वजह से उसका कैरियर खराब हो जाता है। तो रिहैबिलिटेशन पीरियड में यदि आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज है, यू हैव अ नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, देन आप अपनी बॉडी को अच्छे से रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द स्पोर्ट। आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जब आपको कंप्लीट नॉलेज होती है, तब आपको आपकी फिजिक के अकॉर्डिंग सही गेम चूज करने में आसानी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, तो जो कम हाइट वाले होते हैं उनके लिए जो रेसेस होती हैं, जैसे आपकी शॉर्ट रेसेस होती हैं, वो भी काफी अच्छी मानी जाती हैं। उसके अलावा कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो उनके लिए बहुत बेटर होते हैं, जैसे आपकी थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट्स ऐसे होते हैं कि उसको यदि कोई शॉर्ट हाइट का बंदा कंप्लीट करता है, तो उसमें उसको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है मजबूत होती है और उसको ज्यादा इंजरीज का खतरा नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका फैसिलिटेट इन द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें इसमें लिखा हुआ है गुड ट्रेनिंग programs can be planned for the different sports person with the help of the appropriate knowledge of the human anatomy and the physiology. As a matter of fact, good training program can only be planned if the physical education teacher or a coach have some basic knowledge of the physiological capabilities and the limitation of every sports person. यदि हमारे पास हर एक बच्चे का एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को आपकी हाइट, आपका वेट, ये सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। जो क्योंकि जब आपका हाइट है, आपका वेट है और इसका कंप्लीट डाटा हमारे पास होता है आपकी फिजिक के अकॉर्डिंग, फिर हम आपको गेम देते हैं ताकि आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और आगे यदि आप कोई गेम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें, क्योंकि आज की जो फील्ड है, आज का जो स्पोर्ट्स है और पहले का जो स्पोर्ट्स था, उसमें बहुत फर्क होता था। पहले क्या होता था कि स्पोर्ट्स की फील्ड को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, या लोगों की जो मेंटेलिटी थी, वो मेंटेलिटी ऐसी थी कि आज भी उस चीज को कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन पहले के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आज के टाइम पे यदि आप हर फील्ड में एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो आपके लिए हर फील्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। आज आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि मैं ये नहीं कहता कि केवल स्पोर्ट्स की ही फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट डेडिकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हैव टू द नो अबाउट द केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। एवरीबॉडी नो दैट कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि इन अ मॉर्निंग टाइम, यदि आप मॉर्निंग के टाइम पे जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, उससे पहले आपकी बॉडी में किसी तरह का स्वेट नहीं होता है और आपकी बॉडी भारी होती है। लेकिन जब आप रनिंग और जॉगिंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी से बहुत सारा स्वेट बह जाता है, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी फ्रेश और हल्की फील होने लगती है। क्यों?
क्योंकि उसमें आपकी बॉडी के उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं जो आपको पॉजिटिव वे पे बेनिफिट देते हैं। When we are participating in the game and the sports of exercise, a number of the chemical changes take place in our body. The knowledge of such chemical changes can be achieved only through the human physiology. On the basis of this knowledge and the essential or the required change can be done in the balanced diet and the consequently यदि आपकी डाइट अच्छी है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो वो केमिकल चेंज बहुत ही आसानी से होते हैं और आपकी बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सो टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द मेल एंड द फीमेल। जब आप कंप्लीट नॉलेज रखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की, तो आपको जो डिफरेंसेस होते हैं, जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल के, उस पे आपको ज्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ती और आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द knowledge of the human anatomy and the physiology, anatomical and the physiological differences, the male and the female can be understand properly. Due to the anatomical and the physiological differences among male and the female, the sport and the sports equipment are different from them. For example, there is a difference in the structure of the shoulder among the male or a female. Therefore, the weight of the equipment such as shot, discus, hammer, javelin is a different for both. So, anatomical and the physiological differences among the male and the female can be understood properly with the help of the human anatomy and the physiology, which is useful in designing and the particular sports program of for them means जब आपको कंप्लीट नॉलेज होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो आप डिफरेंसेस करना भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उसने ये एग्जाम्पल जो दिया वो इसलिए दिया कि आपको भी पता है कि जो ह्यूमन शोल्डर होता है, जैसे आपका जो मेल शोल्डर होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, तो ज्यादा स्ट्रांग भी होगा। जबकि जो फीमेल होते हैं, फीमेल्स के जो शोल्डर्स होते हैं वो उतने ब्रॉड नहीं होते, जिस वजह से उनको उतनी पावर नहीं मिल पाती। उसके अलावा जो आपका चेस्ट पोर्शन होता है, जो बॉयज चेस्ट पोर्शन होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके अलावा जो मेल चेस्ट पोर्शन होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो मेल्स की बहुत अच्छी होती हैं, सॉरी फीमेल्स की बहुत अच्छी होती है, मेल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मेल्स में कम पाई जाती है, जबकि फीमेल्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एक नेचुरल गिफ्ट होता है गॉड का, वो सभी जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आपको ये कंप्लीट नॉलेज होती है तो उससे आपको ये हेल्प, सॉरी, एनी प्रॉब्लम और डाउट? तो जो ये नॉलेज होती है इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि किसके लिए कौन सा इक्विपमेंट्स ज्यादा, जैसे बॉयज के लिए जेवलिन का जो वेट होता है वो अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है। शॉर्ट पुट का बॉयज के लिए वेट अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है। तो जब एनाटॉमिकल चेंजेस, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी कर लेते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलती है और आप इंजरीज से बचत कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन द प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड एट द स्पोर्ट्स पर्सन and in the quite natural to get Mr. injured during Abhishek, the good morning. good morning ma'am. Mr. Abhishek, Yes ma'am. good morning. Good morning ma'am. Sorry to disturb you, but Yes ma'am. as important message is there, that's Yes ma'am. why I have entered in the class. Yes Inform ma'am. students of class 11 that their class checklist is ready. CBSE registration checklist is ready and they have to come school by today or tomorrow between 10:30 to 30.
3 3 p.m. p.m. along with their parent to sign in checklist and check all information given by the school very thoroughly. Spelling of the names, subject, gender, date of birth, every information they have to check very thoroughly. Otherwise, for correction, they have to pay minimum 1000 to onward. 1000 से लेके फिर सीबीएसई जितना मांगेगी वो इनको देना पड़ेगा। ये इनको बहुत क्लियर कट बता दीजिए। जी मैम। ठीक Okay, है? students, now ma'am is directly convey the message to all of you कि everybody will come the time 10:30 to 3 p.m. in the today and the tomorrow. आप सभी लोगों को आना है, अपना पूरा जो रिकॉर्ड है उसको चेक करना है, आपकी स्पेलिंग, आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपकी क्लास, सेक्शन, ऑल द थिंग यू शुड विल बी चेक। आपको सारी चीजें चेक करनी होंगी और उस चीज को प्रॉपर वे पे फॉलो करना होगा जो मैम मैसेज कर रहे हैं। और यदि आप उस चीज को नहीं चेक करते हैं तो उसमें फिर यदि सीबीएसई आपके ऊपर कोई चार्ज करता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आप सभी लोगों को ये डायरेक्ट ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए स्कूल आज के टाइम पे 10:30 टू 3 p.m। मैं पेरेंट्स दोबारा के साथ रिपीट कर में। रहा हूँ, आपको पेरेंट्स के साथ आना है और अपना पूरा जो आपका रिकॉर्ड है उसको चेक करना है, मीनिंग मिस्टेक्स चेक करनी है, सारी चीजों को क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको अगला कोई काम करना है। तो अभी बस की इसके क्लास के बाद अपने बाद फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दें। जी मैम, ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर, आई थिंक अबव 65 स्टूडेंट्स आर देयर। और नहीं, इन माय जितने भी मोबाइल यहाँ इट इज शोइंग 58। मैम in a starting time the strength is a 65, now it is a 58। चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे, उसमें स्कूल अथॉरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. यस सर। Okay. ओके। है ये आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, आपको वहां पर जाना है, आपका नेम चेक करना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नेम में, मीनिंग में, अल्फाबेट में, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका जेंडर, ये सारी चीजें उसमें फिल की जाती हैं आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। तो आज के दिन 10:30 टू 3 p.m. आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के साथ आकर वहां पर चेक करिए, साइन करिए और उसके बाद दूसरा कोई काम करिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फ्यूचर से रिलेट करता है। ओके, सो सर, बाकी हाँ बेटा। सब पेरेंट्स का आना जरूरी है अगर वो फ्री ना हो तो? बिल्कुल बेटा, पेरेंट्स का आना इसलिए जरूरी है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, तो यदि पॉसिबल हो तो पेरेंट्स के साथ ही आइए, क्योंकि बात सिर्फ बेटा इसकी नहीं है कि पेरेंट्स बिजी है नहीं है, बात आपके फ्यूचर की है। ओके, so now we will discuss about the next point, useful in the developing physical fitness and the administration. The knowledge of the human anatomy and the physiology is a vital for the developing physical fitness. We are well aware of the fact and the demand of the component of the physical fitness is also different, or a different sports such as the more speed or the strength are required in a 100-meter race and the more endurance is required for a long distance race। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज होती है तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प देता है। इट इज वेरी हेल्पफुल कि आप
किस तरह से अपनी फिजिकल फिटनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने एंड्योरेंस को प्रॉपरली इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड इन अ स्पोर्ट्स मसाज। अब देखिए ये पॉइंट इसमें जोड़ा गया है या इसमें ऐड अप है, तो इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि जब आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, हमेशा आपसे कहा जाता है कि कभी भी कोई इवेंट या कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू स्टार्ट एनी गेम, देन फर्स्टली यू शुड स्टार्ट विद द वार्म अप। आप वार्म अप के साथ यदि स्टार्ट करते हैं तो ये आपको इंजरीज से बहुत ही ज्यादा बचाता है, आपको प्रिवेंट करता है। तो जब आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मसाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो मसाज होती है उससे जो आपके डिसबैलेंस टिश्यूज होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी इज अ हेल्पफुल एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पोर्ट्स मसाज। In fact, sports massage is used for the rectify and settle the imbalance in a soft tissues which are usually imbalanced by the doing strenuous physical activities repeatedly. By administering sports massage before and after exercise or a training, sports injury can be prevented. यदि आप स्पोर्ट्स के पहले और स्पोर्ट्स के बाद स्पोर्ट्स मसाज लेते हैं तो ये आपको बहुत सारी इंजरी से बचाता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन एनहेंसिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और इससे आपका स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इफ वी डू नॉट have a proper knowledge of a human anatomy and the physiology, यदि आपको ह्यूमन एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, the tissues may be repaired with giving sports massage. So the knowledge of the anatomy and the physiology is a significant in a giving sports massage. ओके जॉन, तो ये पॉइंट्स थे, तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। यदि इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से अभी डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके नो सर। ओके ओके। नाउ अब हम लोग मूव कर रहे हैं, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। अब हम लोग स्केलेटन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र, जिसको बोलते हैं हड्डी का ढांचा। तो अब इस पे कुछ डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगा। दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस बोन। जो आपका ये सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ये एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक संयोजन है किसका? बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बोन्स का। These are 213 bones in a children। यदि देखा जाए तो आपकी जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर 213 बोन्स पाई जाती हैं एंड 2006 बोन्स इन एडल्ट। और जब धीरे धीरे आप बड़े होने लगते हैं तो उसमें से कुछ बोन्स आपकी धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो 213 बोन्स कन्वर्ट हो जाती हैं 206 बोन में। These bones differ in the shape and size। जो आपकी ये बोन्स होती हैं ये साइज में और शेप में बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। These bones are joined together by the ligament। Bones provided support and the protection of the delicate organs of our body। ये जो बोन्स होती हैं ये लिगामेंट के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, और जो ये बोन्स होती हैं ये सपोर्ट करती हैं आपके बॉडी को, और उसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करती हैं आपके ह्यूमन ऑर्गन्स को। आपने देखा होगा जो आपका ये रिब्स जो होती हैं, या जो आपका ये चेस्ट होता है, इस चेस्ट में आपका हार्ट होता है। यदि ये हार्ट के आगे आपकी रिब्स नहीं होती या ये फेफड़े नहीं होते
तो क्या होता, कोई बताएगा जो बिलोंग करता होगा बायो सेक्शन से, वो बता हेलो सकता है। सर। यस बेटा। सर आपने जैसे बताया सर कि न्यूबॉर्न बेबी की 213 हड्डियां होती है सर। हाँ बेटा। लेकिन सर सर ऐसे कई जगह लिखा रहता है सर कि कहीं कहीं लिखा रहता है 300 प्लस होती है, कहीं लिखा रहता है 213, कहीं लिखा रहता है 218, ऐसा क्यों होता है सर? बेटा अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि जो जहां तक अभी मैंने पढ़ा है या मैंने सुना, वहां तो 213 ही पढ़ा है। एक बार से मैंने गूगल की किसी वेबसाइट में विजिट किया था सर, तो उसमें क्या देखिए एक्चुअली थ्री में हंड्रेड सुनिए प्लस बता सुनिए, रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गूगल यस की सर। वेबसाइट जरूरी नहीं है कि गूगल की हर वेबसाइट ही सही बताती हो। ठीक है, गूगल में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर अलग अलग डाटास रहते हैं और उन डाटास को अपग्रेड नहीं किया जाता है। लेकिन जो आपकी बुक्स में होता है, जो पर्टिकुलर आपकी बुक्स के अंदर दिया होता है, वो कहीं ना कहीं एक रिसर्च बेस्ड पे होता है। ठीक है, जैसे कुछ सर मैं अभी मटेरियल। भी जैसे सर्च कर रहा हूँ सर, तो सर हम्म अभी विकिपीडिया में 300 बोन्स एट बर्थ लिखा सर। हम्म 300 300 बोन्स एट बर्थ, द एट बेबीज बर्थ। बॉडी Yes, हैज sir. अबाउट। अब देखो मैं तुम्हें इधर डिफरेंस दिए दे रहा हूँ। उसने कहा जो बेबी बर्थ जो होता है, मतलब जब जन्मा बच्चा होता है, मतलब बिल्कुल शुरुआत का जो बेबी होता है, उसमें 300 बोन्स होती है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन एक बेबी में और एक चिल्ड्रन में क्या फर्क होगा, आप जरा बताएंगे। अर्पित। यस सर। हाँ, आप क्या बताएंगे, एक बेबी में और एक चिल्ड्रन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बेबी सर मे बी 1 to 4 ईयर्स तक काउंट किया जाता है, फिर उसके बाद एक चिल्ड्रन की एज आ जाती है सर 4 to 8 ईयर्स तक। नहीं, लेकिन मैं मेरा जो सोचना है, जो मेरा समझना है, वो थोड़ा दूसरा है। जो बेबी होता यस। है वो न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है। ठीक है, जो एक बेबी होता है वो न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है, जिसको हम 1 मंथ टू 1 ईयर तक का मान सकते हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन होता है, जो एक बच्चा होता है, उसको हम 1 ईयर से लेके और 10 ईयर्स तक या 12 ईयर्स तक मान सकते हैं। यस सर। यस तो सर। सबका अपना अलग अलग मानना होता है। ठीक है, तो ये बात, तुम जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उस बात से मैं भी आपकी एग्री हूँ कि जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी बॉडी में बहुत सी ऐसी बोन्स होती हैं जो अनयूज्ड होती हैं। ठीक है, जिसका सर 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 हमारी बॉडी। अभिषेक सर, यस सर। यस सर। माय वॉइस इज ऑडिबल। यस सर। यस सर। नाउ स्टूडेंट्स, हाँ रवि हाँ, तो सर इज देयर थोड़ा एंड ही थोड़ा इज सा द मास्टर ऑफ द। ओके सर, थोड़ा यस सा सर, मैं भी प्लीज वेलकम। इसमें लाइट डाल लूं प्रकाश। जो जी सर जी बता रहे हैं आपकी किताब में लिखा हुआ है 213, ठीक है। तो एज चाइल्डहुड यानी कि जब बचपन के कहते हैं 1 साल तक आपके छोटे बच्चे के 213 ही बोन पाई जाएंगी, ठीक है। और जहां पर भी 300 लिखा है वो कहते नहीं एनिमल में किसी और एनिमल का लिखा होगा, ठीक है। तो मेमल्स के अंदर बहुत से प्राणी आते हैं, ह्यूमन ही नहीं आता है। तो उनके बारे में तो नहीं उस लिखा हुआ, इस चीज को आप पहले डिक्लेयर कर लो। ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं उनमें सिर्फ 213 बोन ही पाई जाती हैं। और जो डिफ्यूजन होता है, जो कहते हैं कि 200 आपकी 6 बोन बचती हैं, ठीक है 13 में। तो ये माइनस जो होती हैं, तो आपके वर्टिब्री कॉलम, जो कि वर्टिब्री यानी कि मेरुरज्जु बोली जाती है, ये बचपन में बच्चे के 33 बोन्स होती हैं। ये फ्यूज होकर बाद में 26 बचती हैं। तो यहाँ माइनस प्लस होती हैं। तो ठीक है, तो अपने साइंस टीचर से कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो लंबर रीजन होता है आपकी वर्टिब्री में नीचे की, यानी कि जो टेल पोजीशन बोली जाती है, वहाँ की 4 बोन्स और 5 बोन्स एक मिलकर एक एक बोन हो जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर ये प्लस माइनस हो जाता है। 26 जो बचती हैं बोन 33 में, ये उधर पे प्लस माइनस होता है, और किसी रीजन में बॉडी के प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज क्लियर कि 213 आपके चाइल्डहुड यानी कि 1 साल तक के बच्चे की पाई जाएगी। और यस जब एडल्ट एक से बाद में आएगा तो 206 हो जाएंगी। तो यस आप सर। जब जैसे बता रहा हूँ 26 और 33, यहाँ कितनी हो गई आपकी माइनस आप करोगे तो 4 3 7 होती हैं। नहीं, हेलो
मोबाइल से अडोर यस सर, यस सर, यस 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 सर, यस सर। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन बताना है कि आपकी जो 4 बोन है नीचे की सबसे जो टेल रीजन की बचेगी, 4 में से एक बनेगी, उसका कुछ नाम है, बताऊंगा जब वो क्लास होगी, अभी मैंने ध्यान नहीं उसका नाम। और उसके 4 के बाद जो 5 बोन होती है ऊपर की, वो डिफ्यूज होकर एक बोन बनती है। ठीक है, तो यहाँ 9 में से आपकी सिर्फ 7 ही बचती हैं और वो एक एक हो जाती है, प्लस हो जाती है, इधर प्लस माइनस होता है और कुछ भी नहीं। तो ये जो देखो बेटा, जो रवि सर बता रहे हैं, जो आपको अभी पता चला है, ये आपकी इंटरनल बोन के चेंजेस हैं। ठीक है, ये आपके आंतरिक जो ढांचा है, शारीरिक आंतरिक ढांचा है जो हड्डियों का, ये उसका परिवर्तन है, ये चेंजेस है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, वो जो आपको समझना है, वो ये मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, वो ह्यूमन एनाटॉमी की कर रहे हैं, इंसान की कर रहे हैं, ना हम किसी मैमल्स की कर रहे हैं। तो जब बात ह्यूमन एनाटॉमी की आती, तो वहां पर जो सर ने अभी आपको एक पॉइंट बताया, जो या मैंने एक बात कही कि जो रिसर्च होती है बेटा, वो रिसर्च हमारी बुक में ज्यादा क्लियर होती हैं, और जो भी चीजें हम, तो वहां पर 213 ही होगा। जहां आप 300 या 300 प्लस देखते हैं, तो वहां पर ये चीज क्लियर नहीं होती है कि वो आप किस ह्यूमन एनाटॉमी पे बात कर रहे हैं या आप किस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। लेकिन उसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार आपके जो बायो के टीचर हैं, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो जहां पर ये बात हो रही, हाँ एक चीज और क्लियर कि शायद एक्स्ट्रा पीरियड है, तो इनका 9:20 से इसी चैनल पे मैं ही लूंगा। ठीक, ओके। सो स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग कि आपका जो क्लास है, उसके बाद जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंटिन्यू इसमें क्लास होगी, क्योंकि उसमें एक प्रॉक्सी अरेंज की गई है। तो रवि सर आपकी ये प्रॉक्सी लेंगे, जो इसी चैनल पे कंटिन्यू होगी। तो जो बायो के बच्चे हैं, वो इसी चैनल पे स्टे करेंगे। बाकी जो A1, A2 और C के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें रुकें।